नमस्कार। जम्मू व कश्मीर एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, लेकिन इस तपोभूमि पर कई ऐसे साहित्यकारों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने साहित्य सृजन से न केवल अपने लिए नाम पैदा किया, बल्कि अपनी जन्मभूमि का भी नाम रोशन किया। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही साहित्यकार से जिन्होंने 6 कविता संग्रहों और 2 कहानी संग्रहों के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत के पटल पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करवाई है। इन्हें कई संस्थानों द्वारा भी सम्मानित किया गया है, जिसमें हिंदी निदेशालय, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का सौहार्द सम्मान और जम्मू व कश्मीर कल्चरल अकादमी का बेस्ट बुक अवार्ड। महाराज कृष्ण संतोषी जी, सर आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ बुलाया। ये हमारा सौभाग्य है सर कि सर आपकी जन्मभूमि कश्मीर रही है जी। तो शुरुआती दौर का जो भी साहित्य सृजन हुआ वह भी कश्मीर में हुआ, लेकिन उसके बाद एक त्रासदी, विस्थापन जी। और आपकी कर्म भूमि बनी जम्मू। जी। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के साथ अपनी वहाँ की साहित्यिक यात्रा और फिर जो एक मोड़ आया जम्मू आने के बाद जी वह साझा कीजिए। जैसा आपने कहा, मेरा जन्म जो है कश्मीर में हुआ है जी। और जब मैंने होश संभाला तो हमारे घर का जो वातावरण था वो धार्मिक था। घर में संस्कृत और हिंदी ज़्यादा उसका ही हमें लगता था कि किताबें आती थी, कल्याण जो गोरखपुर से छपता था वो आता था। अच्छा। तो शुरुआती दौर में जब मैं हाई स्कूल तक आते आते ये चीज़ें पढ़ने लगा था तो मेरे मन में भी कुछ लिखने की जो आरज़ू है, जो जिज्ञासा है, जो आकांक्षा है वो पैदा हुई। और एक और बात जो यहाँ मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जो दादाजी थे वो रामचरितमानस का पाठ किया करते थे। और मैं भी जब उनके साथ बैठकर वो चौपाइयाँ गुनगुनाता तो मुझ में कवि होने की आकांक्षा और बलवान हो गई और मैं कुछ अभ्यास भी करने लगा। शुरू में ये अभ्यास खुद तक ही सीमित था, लेकिन बाद में मैंने अपने मित्रों को भी थोड़ा अपना जो रचना कर्म है वो उनको भी बताना शुरू किया। वो क्या मुझे कहते वो भी सुन लेते थे, तो मुझे लग रहा था मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ। लेकिन जब कॉलेज में मैं आया तो वहाँ पर जो हमारे प्रोफेसर थे उनको भी मैंने कुछ कविताएं दिखाई थी, तो उन्होंने उनमें संशोधन किया और उस तरह से मुझे लगा कि जो वास्तव में हम लिखते हैं उसमें भी बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है। हमें हमारा अध्ययन होना चाहिए, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो ही बहुत उत्तम है। इसलिए मुझ में जो है आत्मनिरीक्षण या आलोचनात्मक प्रवृत्ति जो है मुझ में, खुद की आलोचना खुद ही करनी चाहिए। देखिए, आप अपने लिए, मैं कविता है तो लिखता ही हूँ, लेकिन मुझे उन कविताओं के लिए खुद ही आलोचना भी करनी पड़ती है। मतलब इस तरह से कि मेरी एक आदत है, जब भी मैं कोई कविता लिखता हूँ तो बहुत बार अपने आप को सुनाता हूँ। अच्छा। रिसाइट करता हूँ और उस रिसाइटेशन में मुझे लगता है कुछ कमी पेशी मुझे साफ दिखती है। अच्छा। और वो सारी चीज़ें जो हैं छूट जाती हैं। कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा आलोचक जो है आदमी अपने आप का खुद ही। यस, बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ एक बात और भी मानी जाती है कि पोइट्री इज़ 1/9 इंस्पायरेशन एंड 9/10 परस्पायरेशन, यानी कि ये क्राफ्ट्समैनशिप की भी बात होती है। ऐसा नहीं है कि आपने लिखा सो लिखा, आपको उसके बारे में मतलब फिर आलोचनात्मक दृष्टि से देखना होता है। तो ये मेरे लिए अच्छी रही बात, क्योंकि मोह मेरा जो था कविताओं के साथ वो उस तरह से टूटने में लगा। अच्छा। मुझे लगा कि जो बार बार हम लिखते हैं वो एक अच्छा लिखने की ही एक प्रैक्टिस होती है। ठीक है। एक ज्यूइश पोइट है, यहूदी पोइट है, वो अमीखाई, यहूदा अमीखाई, वो कहते हैं समटाइम्स पास समटाइम्स अ पोएम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है
वो पस ही बाहर निकल आता है, और उस पस में से ही कभी कभार एक पोएम खिल के आती है, बिल्कुल जन्म लेती है। ठीक है। तो अगर आप किसी भी कवि लेखक से कहें कि आपकी सर्वश्रेष्ठ कविताएं कौन सी है, तो वो शायद वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि अभी मैंने वो लिखा नहीं है। लेकिन कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं मेरे को तो सभी प्रिय है। हाँ, वो अलग अलग अपना अपना विचारधारा विचार होता है, लेकिन परिपक्वता की कमी कही जा सकती है। फिर अगर सब कुछ आपको प्रिय है तो फिर आप उस हद तक नहीं जा रहे, फिर नहीं, शीर्ष बिल्कुल तक आपको बिल्कुल पहुंचना नहीं। और साथ साथ अध्ययन भी होना चाहिए हमें। जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, तो मुझे हिंदी साहित्य का जितना भी ज्ञान हो वो मेरी सहायता करेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि अतीत में क्या लिखा गया है, वर्तमान में क्या लिखा जा रहा तो है। वोकैबुलरी भी तो वहीं से हाँ, बनेगी, पढ़ने वहीं से से। बनेगी। और उस पर मेरा फोकस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब पढ़े बिना ही लिखूं। एक अच्छी कविता पढ़कर आप एक अच्छी कविता लिखने की स्थिति में आ जाते हैं, आपको उसकी प्रेरणा भी मिलती है। और मैंने अक्सर खुद मैं ये पाया है कि जब मैं अच्छी कविताएं पढ़ता हूँ तो मुझ में भी एक जैसे कह सकते हैं कि एक अच्छी कविता लिखने की जो आस है वो और बलवती हो क्योंकि जाती आपकी है। अपनी ही कविता एक कटघरे में जाके खड़ी भी होती है, वहाँ पे आपको फिर उसकी वो देखनी है कि किस स्तर तक पहुँच रही है कविता बिल्कुल बिल्कुल विश्व साहित्य की। बिल्कुल। और एक और बात है, जब हम कविता अपने तक सीमित रखते हैं तो वो उस कविता की यात्रा वहीं पे रुक जाती है। जब आप कविताओं को प्रकाशित करते हैं तब वो कविता आपकी नहीं होती, वो फिर पाठक की हो जाती है, और पाठक का निर्णय आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। करना ही चाहिए। हाँ, और श्रोता भी, अगर आप कविता सुनाते हैं, जो श्रोता जो है वो आपकी कविता उसको कैसी लगी, उसमें क्या परिवर्तन उसको हुआ, हक है, इस बात का हक है। हमें उस बात को जिसे हम पोलाइटली लेना चाहिए। विनम्रता के साथ लेना चाहिए, और हमें खुश भी होना चाहिए कि कोई हमें हमारी कमियां बता रहा है। अक्सर हमारे यहाँ क्या होता है कि लोगों को अत्यधिक प्रशंसा से एक तरह से मारा ही जाता है। वो मुझे नहीं लगता जो है। वाह वाह है वाह वाह बेसिकली, जो है वो मुझे नहीं लगता कि सही बात भी है। अगर हम में कोई बात खटकती है किसी कविता को लेकर, किसी रचना को लेकर, हमें कोशिश करनी चाहिए ईमानदारी से वो बात हम उस तक पहुंचाएं, जो लेखक तक पहुंचाएं। और उसमें हमारा कोई मतलब स्वार्थ नहीं है, बल्कि एज ए जेन्युइन पाठक, एज ए जेन्युइन श्रोता हम मान कर चलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। भावी सृजनात्मक कार्य के लिए भी आपकी वो मददगार रहती है वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपने शुरुआत तो जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रेरणा मिली रामचरितमानस से ही मिली, बचपन से ही आपने सुना अपने दादाजी के माध्यम से। उसके बाद जो आपने साहित्य रचा, चाहे शुरुआती दौर का था, कश्मीर में रचा गया, जी जी जब तब कश्मीर के हालात कुछ और थे। जी जी कश्मीर को ऐसे अभी भी है, कहा जा सकता है कि कश्मीर स्वर्ग है, जी जी पैराडाइज ऑन द अर्थ कहा जाता है, हेवन ऑन द अर्थ। लेकिन उसके बाद विस्थापन का दंश, और उसके बाद आपका जम्मू में विस्थापित होकर आना, तो यहाँ पे इस कर्मभूमि पे साहित्य रचना, आपकी सोच में बदलाव, आप समझते हैं कि आपका साहित्य भी प्रभावित हुआ होगा? देखिए, इसके दो खंड हैं, दो पार्ट्स हैं इसके। पहले मैं ये बताऊं कि इसमें कोई मतलब शक नहीं कि रामचरितमानस सुन सुनकर मुझ में कविता लिखने की जो है ललक जागी। हाँ, लेकिन जब मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो वहाँ पे जो वातावरण था न्यूनाधिक प्रगतिशील साहित्य के आसपास वो गूंज रहा था, और मैं भी पढ़ने लगा प्रगतिशील साहित्य, जिसमें उस समय जो प्रगति प्रकाशन मॉस्को से किताबें छप कर आती थी, सोवियत लिटरेचर, हाँ, और वो सस्ती भी होती थी, ज़्यादा महंगी और खूबसूरत होती थी, बड़ी हार्ड बाउंड कवर में आती थी। तो हमने भी शुरू किया, मैक्सिम गोर्की को पढ़ना शुरू किया, और टॉल्स्टॉय हमें अच्छा लगता था, और बाकी जो कविताएं हैं, मायकोव्स्की है, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने लगे तो थोड़ा सा हमें वैचारिक परिवर्तन होने लगा। हमें लगा कि वास्तव में साम्यवाद की तरफ, हाँ, यस, मुझे लगा कि वास्तव में दुनिया में दो ही वर्ग हैं, एक अमीर वर्ग है, एक गरीब वर्ग है, कैपिटलिस्ट। हाँ, और उस तरह से बाकी सारी चीज़ें जो है मेरे आसपास से जैसे मतलब गायब हो गई। मुझे ये लगा कि इस गरीब का जो शोषण किया जा रहा है निरंतर,
इसकी जो जीवन है वो कब सुधरेगा, इसका जीवन कब उस गरिमा तक पहुंचेगा जिसके हम सब हकदार हैं। तो इस सोच से मुझ में लगा कि मुझे भी इस दिशा में अपनी रचनाओं को मोड़ लेना चाहिए। साहित्य जो सृजन हुआ, बेसिकली अगर हम कहें तो साहित्य का सृजन उसी से माना जाता है। जी, जब जी। लोग गरीब की बात करते जी, हैं, जी। शोषण की बात जी, करते जी। हैं। और मुझ में एक बेहतर दुनिया का सपना भी जाग गया। जी। और मुझे लगा कि जैसे पहले एक बात हम मान कर चलते थे कि कवि जो है एक एलिटिस्ट पर्सन होता है, जिसको इस दुनिया की कोई खबर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, मस्त मलंग। मस्त मलंग। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा कि वो भी एक सामान्य प्राणी है, दूसरों से थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है, सेंसिटिव है, और वो समझता है कि चीज़ें कहाँ गड़बड़ है, वो समझता है कि चीज़ों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे लोगों में सपने पैदा किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कविता का जो एक माध्यम ये भी है कि वो लोगों को बेचैन कर देती है, उनमें सपने जगाती है, और ये लोगों के साथ आपका संपर्क भी बढ़ाती है। जब मैं प्रगतिशील साहित्य पढ़कर कविताएं रचने लगा, जो आकस्मिक नहीं हुआ, जो धीरे धीरे हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने किताब पढ़ी और मैंने कविता लिखी, एकदम ऐसा नहीं हुआ। लेकिन लोगों के सपनों से, लोगों के आकांक्षाओं से, लोगों की स्थितियों से जब मैं अवगत होने लगा, तो मुझ में भी थोड़ा सा उस तरह का जो रुझान जो है उस तरफ बढ़ गया। लेकिन बहुत दुखद बात ये हुई कि उस समय तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं हिंदू हूँ। अच्छा। क्योंकि जो माहौल था उसमें हम हिंदू मुसलमान होने की बात ही नहीं करते थे, उसमें हम सिर्फ शोषण की बात करते थे, शोषक की बात करते थे, क्रांति की बात करते थे, बेहतर दुनिया की बात करते थे। तो एक साहित्यकार को मुझे लगता है अनुभव होना भी नहीं चाहिए कि मेरी जाति क्या है, हाँ, मेरा धर्म क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती। और जब पलायन हुआ हमारा और जब यहाँ आए हम, तो मुझे लगा कि मैं तो खुद को कुछ अलग ही मानता था। मुझे लगता था मैं आपको मनुष्य मानता हूँ। हाँ, मैं तो जातियों में बटा हूँ। मैंने तो दुनिया को बेहतर देखने का सपना पाला था। लेकिन ये कैसे हुआ कि मैं एक अल्पसंख्यक बना दिया गया, एक हिंदू अल्पसंख्यक बना दिया गया। और बहुत एक तरह से त्रासद भी रहा, वो बहुत ज़बरदस्त झटका भी लगा। और फिर ज़िंदगी के नए मोड़ आए, जिजीविषा थी, लेकिन संघर्ष भी हमारा बढ़ गया। संघर्ष इतना बढ़ गया कि जब हम कश्मीर थे, जो स्वर्ग भूमि मानी जाती है, वहाँ हम बहुत ही जिसे हम कह सकते थे शांति के साथ और सद्भाव के साथ रहते थे। अचानक क्या हुआ पता नहीं लगा। लेकिन यहाँ आकर हमारे लिए मकान की समस्या हो गई, हमारे यहाँ बहुत अन्य तरह की बच्चों की परवरिश, बच्चों के स्कूल की पढ़ाई की, आबोहवा की सबसे बड़ी बात, और अपनी जड़ों से उखड़ कर आना, जड़ों से उखड़ कर आना। और यहाँ का जो जलवायु है वो हमारे सूट नहीं करता, मुफीक भी नहीं था, और उससे भी काफ़ी परेशानियाँ हुई। लेकिन जहाँ जीने की इच्छा है वहाँ वो सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे करके फिर समाप्त होने मुझे एक जो बड़ी बात विस्थापन के बाद लगती है कि जैसे आप वहाँ से यहाँ पे विस्थापित होकर आए, तो आप अपने अस्तित्व से भी कटते हैं, क्योंकि आप सभी तो एक जगह सेटल नहीं हुए। जी जी, सभी अलग अलग जगहों पे बिखर से गए। जी जी। और फिर उसको बचा पाना, अपने अस्तित्व को, अपनी संस्कृति को, विरासत को, जी जी, वहाँ मुश्किल संघर्ष के बीच भी हमने अपने साहित्यिक जो हमारी प्रवृत्ति थी उसको बचाए रखा। बड़ी बात है। और जब भी हमें समय मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ लेते थे, कुछ ना कुछ लिख लेते थे। तो साहित्य आपको उस दौर से निकलने में मददगार भी साबित हुआ? मेंटली बहुत उसने मदद की हमारी। इसने हमें एक तरह से बहुत बल दिया, हमें बहुत एक तरह से आत्मिक ताकत दी। बिल्कुल। और हम पढ़कर ये मान कर चल रहे थे कि कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रही हैं और हमें भी उनका बहुत ही साहस के साथ
साहित्य ऊर्जा भी देता है। ये बहुत बड़ी बात है। साहित्य से हमें ऊर्जा भी मिलती है, साहस भी मिलता है और सपने देखने का हौसला भी मिलता है। हौसला, साहित्य सपने दिखाता है। हाँ, ये सपने दिखाता है। तो हम भी उस बेहतर दुनिया का सपना छोड़कर नहीं आए यहाँ, वो साथ साथ लेकर आए हैं। लेकिन हमारी कविता में एक परिवर्तन हुआ जो लाजमी था। त्रिलोचन कहते हैं कि जीवन जिस धरती का कविता भी उसकी। क्या बात है कि हमारा जीवन जिस धरती से जुड़ा हुआ है, स्वाभाविक है कविता भी उस तरह से ही हमारे भीतर से निकलेगी। तो विस्थापन ने हम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। मैं चाहूँगा कि वही बदलाव अगर कविता के माध्यम से आप एक छोटी सी कविता मैं आपको बता देता हूँ कि अब विस्थापन में सबसे जो प्रमुख बात हुई वो नॉस्टैल्जिया की हुई। हमें अपने कश्मीर की चीज़ें याद आ रही थी, उन स्मृतियों में हम जी रहे थे। रह तो हम जम्मू में रहे थे या अन्यत्र रह रहे थे, लेकिन स्मृतियाँ हमारी कश्मीर की सी थी। और वैसे भी जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनको तो हमसे ज़्यादा कश्मीर की याद आ रही थी, अटैचमेंट ज़्यादा। और ऐसे में जब जाड़ा आता था और हम बादल आसमान पर देखते थे तो हमें लगता था कि बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन हमें ये बाद में पता लग रहा था कि यहाँ बर्फ़ नहीं होती है। तो लेकिन हम बर्फ़ का आसमान ज़रूर देखते थे, लेकिन बर्फ़ नहीं देखते थे। एक बार क्या हुआ कि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि यहाँ बर्फ़ क्यों नहीं पड़ती। अब इसका क्या मैं जवाब दे दूँ। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन एक कविता मैंने लिखी जो मैं आपको सुनाता हूँ। पूरा आधा मिनट बर्फ को गिरते हुए दिखाया दूरदर्शन ने। माँ बोली, दिखाई नहीं देते अपने जैसे मकान, अपने जैसे लिबास में घूमते हुए लोग। कहा मैंने, माँ ये नहीं है अपना वतन, ये रूस है, वही रूस जहाँ कभी रहती थी मैक्सिम गोर्की की माँ। पर मैं शीघ्र संभल गया। ये मैं क्या कह रहा था। मेरी माँ किसी मैक्सिम को नहीं जानती, वो बस जानती है हवा खातून को, और अपने एकांत के लयात्मक क्षणों में उससे ही गुनगुनाती है। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारे भाव भी बदल जाते हैं, भाव भी बदल जाते हैं, हमारी सोच भी बदल जाती है। और इस तरह से एक विस्थापन साहित्य का जो विमर्श बना, वो जो सारे लोग वहाँ से निकल आए थे, अपनी जड़ों से उखड़ गए थे, उन्होंने भी तरह तरह से सृजन किया। अब तब से आज तक 30-35 साल लगभग हो गए हैं। जब हम उसकी भी आलोचना करते हैं तो हमें लगता है कि उसके भी कई फेजेस हैं। जैसे शुरू में हम तलाब ज़्यादा करते थे, रोना धोना ऐसे, लेकिन बाद में उससे निकलकर हमें लगा कि इतिहास में देखना चाहिए ये क्या बात है। तो हमारा इतिहास बोध भी उसके साथ होने लगा। और फिर हमें लगा कि क्या एक और सोच पैदा होगी, क्या हमें इस निर्वासन या इस विस्थापन के साथ ही बंद कर रहना चाहिए या आगे निकलना चाहिए। तो उसमें भी दो स्थितियां हैं। हमारे बच्चे जो हैं उनके लिए स्काई इज द लिमिट, वो उस विस्थापन से हमेशा के लिए निकल गए। हमारी त्रासदी ये है कि हम आधा कश्मीर में है, बीच मझदार, आधा यहाँ है, या जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ है। तो हमारा जो एक तरह से पार्टीशन है, स्प्लिट जब हम हो गए, हमारा व्यक्तित्व कि हम कश्मीर के साथ भी जुड़े रहना चाहते हैं और उसको भूलकर यहाँ भी रहना चाहते हैं। अब ऐसे में एक असमंजस की स्थिति है। तो असमंजस में साहित्य रचना अधिक मुश्किल नहीं होता? नहीं, ऐसा तो है कि देखिए क्या है कि स्मृतियों में ही जीवन नहीं जिया जाता है। स्मृतियों से फिर बाहर भी निकल के आना पड़ता है और फिर संघर्ष में आना पड़ता है। अब हमारा भी यहाँ जो संघर्ष हुआ या हो रहा है,
उससे भी तो हमारी जो कविता है वो जन्म लेती है, उससे भी तो निकल कर आई हमारी बहुत सारी अलग डायरेक्शन में जाती डायरेक्शन है साहित्य को भी। सर अब जो साहित्य है कहा जाता है कि दो धड़ों में बटा हुआ साहित्य, जी जी। राइट विंग लेफ्ट विंग, कहाँ तक सहमत है? साहित्य को क्यों बंटना चाहिए धड़ों में? तो देखिए ऐसा है क्या विचारधारा की बात है? विचारधारा तो बाद में हम उस तरह से कह सकते हैं, लेकिन पहले जो था कला कला के लिए और कला जीवन के लिए, मुख्यतः यही दो विभाजन रहे साहित्य में कि आप कला कला के लिए में विश्वास रखते हैं या कला जीवन के लिए। तो वो कला कला के लिए जो मानते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनमें से अधिकतर राइटिस्ट लेखक, और जो कला जीवन के लिए उनमें से हम कह सकते हैं कि वो विशेष विचारधारा के साथ जुड़े हुए साहित्यकार, ठीक है। लेकिन इन बातों से निकलकर हम अगर हम ये कहें कि जीवन साहित्य जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ होता है, वो विचारों से जुड़ा हुआ नहीं होता है। हालांकि जीवन में विचार भी होते हैं लेकिन जीवन से वो जुड़ा हुआ होता है। और उस जीवन से जुड़ने का भाव ये है कि जीवन किसका सरल होता है, जीवन लाइफ लाइन तो कहा जाता है, लाइफ लाइन ऐसे होती है, लाइफ लाइन तो हमेशा जिगजैग होती है और उस सब की अभिव्यक्ति करना चाहता है जीवन, उसकी कोशिश में रहता है वो कि जो अंधेरे कोने हैं जीवन के उनमें वो झांके, देखे क्या हो रहा है। मुक्तिबोध कहते हैं ना कि कोशिश करो, जीने की कोशिश करो मलबे के नीचे रहकर भी कोशिश। तो मतलब साहित्य जो है मलबे के नीचे तक जाता है, वो सरफेस की बातें नहीं करता, वो गहरे में देखता है, वो गहरे में झांकता है। और यही एक जिसे हम कह सकते हैं ये पीपल्स हिस्ट्री है। साहित्य जो है वो पीपल्स हिस्ट्री है। अब देखिए हिस्ट्री को लेकर बड़े डिस्टॉर्शंस होते हैं और हिस्ट्रियाँ जो हैं, जो इतिहास है वो बदलते रहते हैं, हर एक समय में पॉलिटिकल पावर का भी उसमें दखल रहता है। लेकिन साहित्य के साथ ये बात नहीं है। अगर आप आज से 100 साल पहले के कश्मीर को या जम्मू को देखना चाहते हैं तो उसमें आपको इतिहास से ज़्यादा उस समय के साहित्य का अध्ययन करना होगा। उस समय का साहित्य कैसा था, उसमें क्या क्या बातें आ रही थी, वही है। अरे राजतरंगिणी कलहन जी का जो है वो आपकी हिस्ट्री बताता है, पूरा हिस्सा बताता है। वो लोग हुए वहाँ पे। इतिहास मुख्यतः तो शासकों का होता है, लेकिन जो साहित्य है वो जनता का होता है। तो ये एक मुख्य रूप से जो फर्क है। इसलिए अगर हमें किसी विशेष समय का इतिहास जानना होता है तो हमें उस समय जो किताबें, साहित्य की किताबें लिखी गई थी वही दर्पण है। हाँ, वही दर्पण है। इतिहास से हम मुख्य इंफॉर्मेशन या सूचनाएं ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या स्थिति रही होगी वो हम उन किताबों से ही ले सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कभी हम ये कह सकते हैं कि इतिहास फिक्टिशियस है और साहित्य रियल है। बिल्कुल। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि इतिहास जो है वो मिथ्या है, हो गया तो हो गया होगा, जैसे शासक लिखवाया करते थे। हाँ, वैसे लिखवा लिया। लेकिन साहित्य जो है, जो साहित्यकार है कम से कम सत्य के करीब होता है। सर मैं अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य की जम्मू व कश्मीर में क्या दशा है? देखिए ऐसा है कि कश्मीर और जम्मू में जो हिंदी लेखक रहे हैं उन्होंने, हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा पहले की बात करें, कश्मीर से पहले हमारे बड़े अच्छे पोइट्स हैं, शिशिर तोशखानी जी, शांत जी, निराज जी, ऐसे। लेकिन एक चीज़ मुझे लगा कि ये समझते थे कि हिंदी जगत हमें ढूंढ लेगा, तो इन्होंने उस तरह से खुद भी हिंदी जगत के साथ जुड़ना गवारा नहीं किया। जबकि जब हम वहाँ लिखने लगे थे कश्मीर में तो हमारी यही इच्छा थी कि हम हिंदी जगत के साथ जुड़ जाएं। तो उसके लिए क्या करना होता था कि हम अपनी रचनाएं भेज देते थे पत्रिकाओं में, कभी छपती थी कभी नहीं छपती थी,
लेकिन कोशिश हमने नहीं छोड़ी। जम्मू में भी एक लेखकों का ग्रुप जो हमारे सोच से बुजुर्ग कवि वरिष्ठ कह सकते हाँ, जो वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने भी हिंदी जगत के साथ उस तरह से जुड़ना स्वीकारा नहीं, स्वीकारने का भाव है कि कोशिश भी नहीं लेते। हाँ, जो वहाँ से कोई हिंदी लेखक आया उसके साथ जुड़ गए तो उसके माध्यम से ही छप गए। हाँ, तो अदरवाइज जो है बाद की जो पीढ़ी है उन्होंने कोशिश की। आज जो हिंदी के कवि हैं यहाँ पे जम्मू में या कश्मीर में, वो हिंदी जगत के साथ तनिक जुड़े हुए भी हैं और गहरे रूप में जुड़ना भी चाहते हैं, उसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये हमें नहीं मानकर चलना चाहिए कि हम यहाँ बैठे लिख रहे हैं और हमें वो बुलावा आएगा। हाँ, बुलावा आएगा, वो खोजते खोजते आएंगे हमें, और अपना एक्सपोजर खुद लेना चाहिए। उसके लिए हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये फ़र्क है उस पीढ़ी में और हमारी आज की पीढ़ी में, जो अच्छी बात भी है, क्योंकि हम साहित्य का मतलब ही होता है कि जब तक ये प्रकाश में नहीं आता तब तक इसकी कोई मतलब उपयोगिता नहीं रह जाती। वो तो फिर अपने घर में सहेज कर रखा तो फिर क्या फ़ायदा है। चलो उम्मीद करेंगे सर, जैसे आपने कहा कि हम लोगों को अगर लिखना है तो प्रकाशित भी होना चाहिए, बहुत और प्रकाशित होना है तो उस स्तर तक जाना भी चाहिए जहाँ पे आपके कदरदान हो या आलोचक हो, वो आपका साहित्य पढ़ें, उस पर आलोचनात्मक टिप्पणी करें, ताकि अपने साहित्य में आप सुधार भी ला सकें। जी। आप एक्सटेंशन स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी M.K. संतोषी जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप साहित्य रच रहे हैं तो एक्सप्लोर भी कीजिए ना अपने आप को, साहित्य उस स्तर तक ले जाने के लिए, ताकि आपको पहचान भी मिले। ये बहुत आवश्यक है अपने आप को बतौर साहित्यकार जिंदा रखने के लिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।